मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से अपनी एक नई कक्षा के साथ। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, संधि। संधि क्या होता है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा और याद करिए इसको। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। ठीक, संधि हमारे तीन प्रकार के थे। कौन कौन से थे संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहला हमारा क्या था? स्वर संधि। तो आज हम स्वर संधि विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग आप डाल लीजिए, स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के मिलने से उत्पन्न हुए विकार को, दो स्वरों के मिलने से उत्पन्न हुए विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। इस बात को समझिए, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वो स्वर होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो होगा वो स्वर होगा, तब जाके हमारा स्वर संधि होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं, ये हमारा सूर्य दिया है और ये उदय दिया है। ठीक, अब यहाँ पर आपको यह दिख रहा है, लेकिन यह जब आप कहोगे तो ये व्यंजन और स्वर में विखंडन हो जाएगा और यहाँ पर ये उ दिया ही है। तो यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा क्या है? स्वर है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या आदि वर्ण क्या है? स्वर है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? स्वर संधि होगा। अब आगे ये कैसे क्या चेंज होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। स्वर संधि के प्रकार, हेडिंग डालिए, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 5 प्रकार। कौन कौन से? पहला, दीर्घ संधि। दूसरा है हमारा गुण संधि। फिर तीसरा है हमारा वृद्धि संधि। चौथा है हमारा यड़ संधि। फिर पांचवा है हमारा अयादि संधि। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हम स्वर संधि इतने अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं, तो उसमें कभी कोई पूछता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है, तो हम तुरंत फटाक से बिना सोचे समझे उत्तर दे देते हैं कि 5 होता है, जो कि आंसर सरासर गलत है। संधि हमारे 3 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार के जो होते हैं वो स्वर संधि होते हैं।
तो स्वर संधि के प्रकारों के नाम क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि, ये हमारे 5 किसके प्रकार हैं? स्वर संधि के। ये छोटे छोटे बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। अब स्वर संधि के अंतर्गत हमारे पास पहला नंबर क्या मिला है? दीर्घ संधि। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। आप लोग इसको लिखते चलिए साथ में। जो नहीं लिख पा रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। चूँकि हम रुकेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो हमको लंबा वीडियो नहीं बनाना है। पहला नंबर हमारा क्या था स्वर संधि में? दीर्घ संधि। आज मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा। शुरू की कक्षा में मैंने बताया था, जैसा कि बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया है तो हिंदी लिखने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, जो कि आपको बिना कहे आपकी कॉपी अच्छी लगने लगती है और सामने वाले यानी कि एग्जामिनर पर वो अच्छा इम्प्रेशन यानी कि अपना प्रभाव छोड़ती है, और जिससे कि हमें अच्छा नंबर मिल सकता है। तो हेडिंग डालने का एक तरीका है, हेडिंग आप डालिए और सामने की लाइन को एकदम ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर उसके नीचे वाली लाइन के यहाँ हेडिंग जहाँ हमारा ख़त्म हुआ है उसके नीचे वाली लाइन से यहाँ से शुरू करना चाहिए, जहाँ हमारा हेडिंग ख़त्म हुआ उसके नीचे, जस्ट नीचे से। फिर तीसरी लाइन से यहाँ से आ जाना चाहिए। ये तरीका मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आ चुके हैं बच्चों के, इससे काफ़ी सुंदर दिखती है। दीर्घ संधि, ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात जब समान ह्रस्व, देखिए यहाँ पर मैंने ये दूसरी लाइन का इसके नीचे वाला पार्ट छोड़ा, फिर तीसरी लाइन में जस्ट हेडिंग के नीचे से लिखना शुरू किया है। ऐसे ही आपको भी लिखना होगा। जब समान ह्रस्व अथवा, ये या का सिंबल होता है, ठीक, या अथवा कुछ भी आप कह सकते हैं, अथवा दीर्घ अ, ई, उ आए तो दीर्घ तो उसका यहाँ अब ऐसे, तो इस संधि के अंतर्गत, इस संधि के अंतर्गत उनका दीर्घ हो जाता है। इसी को आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हो। दूसरा प्रकार इसका परिभाषा क्या बन सकता है? जब समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान, समान मतलब वही समान ह्रस्व या दीर्घ
स्वर आता है तो उनका परस्पर दीर्घ हो जाता है। परस्पर मतलब सापेक्ष होता है। परस्पर दीर्घ हो जाता है। ठीक, इसका एक सूत्र होता है, आपको लिख लीजिए, आपको ये परिभाषा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो ये यहाँ पर आप सूत्र डालिए। इसको लिख लीजिए, इसको हम समझा देते हैं अभी। अब इसको आप समझ लीजिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, हमारा यहाँ दीर्घ संधि में परिभाषा क्या लिखा है, ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ के पश्चात समान ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ आए तो उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। फिर दूसरे में परस्पर दीर्घ हो जाता है। ठीक, अ ह्रस्व प्लस ह्रस्व अ बराबर में परिणाम हमको क्या मिला, आ मिला। इसको दीर्घ अ भी कहते हैं। तो आ मिला, अ धन आ बराबर क्या मिला, आ मिला। आ धन अ बराबर हमको क्या मिला, आ मिला। आ धन आ बराबर हमको परिणाम में क्या मिला, आ मिला। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई बराबर में परिणाम में हमको क्या मिलता है, दीर्घ ई मिलता है। इसी तरह यहाँ पर देखिए ह्रस्व ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई धन ह्रस्व ई बराबर आपको क्या मिला, दीर्घ ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। उसी तरह ऊ का आप देख लीजिए, ह्रस्व ऊ धन ह्रस्व ऊ बराबर में आपको क्या मिला, दीर्घ ऊ। फिर ह्रस्व ऊ धन दीर्घ ऊ बराबर में आपको क्या मिला, दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ धन ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ धन दीर्घ ऊ बराबर आपको क्या मिला, दीर्घ ऊ मिला। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर करिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। इसी छोटी सी क्लास के साथ आज मैं आपसे विदा लेते हुए और इसी समय पर आपको नियत इसी तरह दीर्घ कक्षाएं आपको दी जाएंगी, जिससे कि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट न पनप सके। आपके मन में डाउट अगर पनपा तो हमारा पढ़ाना फेल है। आपके मन से हमारा डाउट, जो पहले के डाउट हो उनको हटाना हमारा ध्येय है। ध्येय मतलब हमारा कि लक्ष्य है कि आपके सभी डाउट्स को हम मिटा दें और हमारे पढ़ाने में आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट ही पनप न पाएँ। इसी छोटी सी क्लास के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। कल फिर इसी तरह कक्षा को पढ़ाऊँगा।